चलिए लोग हम लोग पढ़ाई करते हैं। हम कल आप लोगों को बताए हुए थे कि सिस्टम के अंदर जो मेथड्स होते हैं उन सभी के बारे में हम आप लोग बता चुके थे। अब यहाँ पे उन सारे मेथड्स को मेनली दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है, तो उस दोनों फॉर्म के बारे में हम लोगों को जानना था। ओके, और उसका हम नाम भी लिखा चुके थे। एक लिखाए थे रिवर्सेबल और एक लिखाए थे इरिवर्सेबल। हम आप लोग को लिखा ओके, और उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल भी हम आप लोग बता चुके थे। अब थोड़ा सा हम और यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे लोग टॉपिक बनाएंगे रिवर्सेबल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब रिवर्सेबल मतलब होता है कि अगर कोई कंपोनेंट इनिशियल स्टेट में कुछ और रह रहा है और फाइनल स्टेट में कुछ और बन जा रहा है, मतलब उसमें चेंज आ जा रही है, तो अगर वो फिर फाइनल स्टेट से अगर इनिशियल स्टेट में आ जाता है तो इसका मतलब वो तो रिवर्स हो गया, तो उसे हम लोग रिवर्सेबल कह देंगे। लेकिन वही बात करते हैं कि अगर इनिशियल से चेंज होके फाइनल में आ गया, ओके, और फिर फाइनल से चेंज होके फिर से वो इनिशियल में नहीं आया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इरिवर्सेबल कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रिवर्सेबल हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा सच प्रोसेस of system in which any component reverse in initial state from final state is known as reversible। बस थोड़ा सा यहाँ पे हम इसके बारे में समझेंगे। हम ये कहें कि सिस्टम की एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत कोई भी कंपोनेंट अपने इनिशियल स्टेट में रिवर्स हो जाती है। ओके, कहाँ से? फाइनल स्टेट से। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रही है, और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों कंबाइन के बाद ये वाटर का फॉर्मेशन करती है H2O। ओके, H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस और O2 मीन्स क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। अब ये दोनों आपस में जब कंबाइन करेंगी तो कंबाइन होने के बाद यह H2O वाटर का फॉर्मेशन करेगी। अब इक्वेशन को बैलेंस भी तो कर लिया जाए ना, ये इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2। अगर देखिए तो हम बात करते हैं इनिशियल स्टेट में ये दोनों अलग अलग है कि नहीं, तो इसे हम लोग कहेंगे इनिशियल स्टेट, मतलब आरंभिक अवस्था। इनिशियल स्टेट के बाद जब चेंज हुआ तो चेंज होने के बाद ये फाइनल स्टेट में आ गया। फाइनल स्टेट, तो इनिशियल से चेंज हो गया फाइनल में। अब क्या करेंगे? अगर वाटर को फिर से हम इनिशियल स्टेट में अगर ला दें तो इसे हम लोग रिवर्सेबल कह देंगे। अगर नहीं आया तो इसे हम क्या कहेंगे? इरिवर्सेबल हो जाएगा।
अब आप लोग ये 10th क्लास में थ्योरी स्टडी किए होंगे और 10th में स्टडी किए होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। उसमें इलेक्ट्रिसिटी द्वारा कंपोनेंट को डिकम्पोज किया जाता है। तो वहां पे आप लोगों को एग्जाम्पल में सबसे पहले में ही लिखाया गया हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, और ऐसे फिगर के द्वारा आप लोगों को समझाया गया होगा। उसमें ऐसे करके इसमें वाटर होगा सब A to Z, इसे 6 वोल्ट के बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट किया जाता होगा। इस तरह से वहाँ पे आप लोगों को सिखाया गया। इसे एनोड कहा गया होगा, इसे कैथोड कहा गया होगा। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर भी जानना है। लेकिन ये जो है ना, ये 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को मिलेगा, या केमिकल काइनेटिक जो होता है उसमें भी ये मिलेगा आप लोगों को। तो ये 11th में नहीं जाना है, ये 12th क्लास में जाना है। और बहुत बड़ी खुशखबरी, 12th क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है आप लोगों में। और इनऑर्गेनिक जिस दिन स्टार्ट कर दिए 12th स्टार्ट हो गया। तो हमारे कहने का अर्थ हुआ कि सरस्वती पूजा के जस्ट बाद 12th क्लास स्टार्ट कर देंगे। उसमें ऑर्गेनिक शुरू से पढ़ाया जाएगा, सॉरी इनऑर्गेनिक में शुरू से पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें जो होता है ना वो लोग कि इनऑर्गेनिक 11th के बिना 12th नहीं हो सकता है। 11th के बेस पर 12th दिया हुआ है। अब एलिमेंट के बारे में जन्मे नहीं किए हम लोग, क्लासिफिकेशन हम जानते ही नहीं है, और सीधे 12th का इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिए। जैसे वहाँ पे S ब्लॉक P ब्लॉक के बारे में स्टडी करने लगे। अब हम एलिमेंट के बारे में जन्मे नहीं किए कि हाँ एलिमेंट के अंतर्गत कौन कौन S ब्लॉक में आ रहा है, कौन कौन P ब्लॉक में आ रहा है, उसके एबिलिटीज को जाने ही नहीं, तो हम उसके बारे में एक डेट कहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए 11th का इनऑर्गेनिक और 12th का इनऑर्गेनिक सरस्वती पूजा के बाद से एक ही बार स्टार्ट होगा, 5 से 6 महीना लगेगा, दोनों खत्म हो जाएगा। हाँ, जैसे इनऑर्गेनिक खत्म होगा इसका मतलब 12th का 4 गो से 5 गो चैप्टर आप लोग का समाप्त। ऑर्गेनिक तो 11th का खत्म है लगभग, उसमें हल्का सा और है। तो 11th और 12th का ऑर्गेनिक भी एक ही लगातार चलता है। तो उतना तो हो ही चुका, पढ़ा ही चुके हम आप लोगों को। फंक्शनल तो हो ही रहा था, हाँ वो 12th में भी आता है, एग्जाम में आता है। एल्कोहल, ईथर, ये सब एग्जाम पूछा जाता है। तो सरस्वती पूजा के बाद 5 को सरस्वती पूजा, यस सर, 5, 6 तो 7 या 8 तारीख से स्टार्ट किया। 8 से सर। कोई दिन हस्बैंड हुआ है, बच्चा सब बहुत आराम करेगा सब। 8 तारीख से उम्मीद है कि स्टार्ट किया जाए 12th क्लास। और हो सकता है 12th आप लोगों का वहीं पे स्टार्ट है। अगर कोचिंग सब ओपन हो जाएगा तो थोड़ा चंदमारी स्टार्ट हो जाएगा। 10 को स्टार्ट हो रहा है कोचिंग, 10 से कुछ कोचिंग। कौन? राहुल सर का सर हो जाएगा 6 तारीख के बाद में स्टेटमेंट आ जाएगा। देखे ना क्या होता है, वो उसमें देखा जाएगा। देखिए और सबके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टडी के लिए सब कुछ यहाँ पे। यस सर। तो जब स्टूडेंट को वैक्सीनेशन हो जा रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में लाखों स्टूडेंट आ सकता है, कोई बात नहीं। 30 गो 35 गो बच्चा का बैच नहीं चल सकता है। पूरा मार्केट में जाम लगा रहता है, नो टेंशन। एक आदमी को एक आदमी चढ़ा हुआ रहता है, उसको ओमिक्रॉन नहीं होगा। लेकिन कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा, कोचिंग में ओमिक्रॉन हो जाएगा, ये तो समस्या हो जाती है। 100 गो से अधिक देश पूरे यूनिवर्स में एबव 100 कंट्रीज में स्कूल चालू हो गए हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में मुंबई में चालू हो गया, मुंबई में चालू है, महाराष्ट्र में पूरा चालू है, सब चालू है, 24 तारीख से चालू है। हाँ सब चालू हो गया। ये बिहार ये सब लेहा मुख्यमंत्री हो से सब। हेलो, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि 2H2O, इसे हम फाइनल स्टेट कहेंगे। अब यहाँ पे अगर 2H2O को किसी भी विधि द्वारा फिर से हाइड्रोजन गैस को अलग कर दें, ऑक्सीजन गैस को अलग कर दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसे हम लोग रिवर्सेबल कह देंगे। पॉसिबल है नहीं है, पॉसिबल है, हम बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे H2O जो है वाटर, ओके। अब इससे हम लोग क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाएगा।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के पश्चात ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जहां पे गैस वाला कंपोनेंट रहता है वहां पे एरो का साइन दिया जाता है। ओके, ये एरो का साइन इंडिकेट करता है कि यह गैसियस स्टेट में है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो वाटर H2 और O2 है, दोनों को कंबाइन किए तो वाटर बन गया। अब फिर इस वाटर से हमने H2 और O2 को अलग किया कि नहीं, अलग किया। तो इसका इनिशियल स्टेट फिर ये इनिशियल स्टेट में आ गया कि नहीं फाइनल से, तो फिर यहाँ पे ये क्या आ गया हुआ, इनिशियल स्टेट में ये फिर से यहाँ पे आ गया। और ये जो था ना, ये तो फाइनल स्टेट वाला था हुआ, ये फाइनल स्टेट था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन निकालिए तो आप लोग कि इनिशियल स्टेट से फाइनल में गया और फिर फाइनल के द्वारा हम लोग इनिशियल में ला दिए। इसका मतलब ये सारे मेथड्स को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल कहेंगे। इसे नोट कीजिए हुआ, हम फिर आगे बता। चलिए थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। थोड़ा सा यहाँ पे और आगे की ओर देखा जाए, आगे क्या देखना, हो गया, खत्म हो गया। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हम यहाँ बताते रहे आप लोगों को। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल जो है, तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में हम जैसे यहाँ पे AgBr का है, कोई एग्जाम्पल बताइए लोग ना। चलिए अब इसको लिख दी तो काला हटा है। AgBr, AgBr से होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ओके, फोटो नहीं बनता है तो जो आर्मी में अप्लाई होता है, उजला वाला फोटो वाला होता है वो, तो उस फोटो को बनाने में AgBr और AgCl इन दोनों कंपाउंड का यूज किया जाता है। तो इतना याद रखिए, उस वो 10th क्लास का है, लेकिन इतना जाने के लिए फोटो में जो कंपोनेंट यूज किया जाता है, केमिकल यूज किया जाता है, वो AgBr होता है और AgCl होता है। देखिए अब AgBr जो है ये सिल्वर ब्रोमाइड कहलाएगा। अब इसे डिकम्पोज किया जाता है, तो AgBr को डिकम्पोज करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट द्वारा इसे डिकम्पोज किया जाता है। जैसे हम आपको पता है वाटर हो गया, तो वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। और ये जो होता है ये सनलाइट के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, तो इसे हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं, या फोटोसिंथेटिक भी कहा जाता है इसी को। ओके, तो इसे हम लोग किसके द्वारा डिकम्पोज करेंगे, सनलाइट के द्वारा डिकम्पोज करेंगे। ओके, सनलाइट को हम लोग सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यह का भाषण काला लिखा जाएगा, सिंपल में यहाँ पे सिग्मा का साइन बना दिया, इसे सिग्मा कहा जाता है। साइंस में सिग्मा ऐसे लिखा जाता है, और मैथ में सिग्मा जो होता है आप लोग 10th में स्टडी किए होंगे चैप्टर 14 में, ऐसे सिग्मा बनाया। तो ये हो गया मैथ का और ये हो गया साइंस का। आप लोग याद कीजिए केमिकल बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे। हाँ, तो ऐसे ही सिंबल सिग्मा का दिया जाता है, और ये सिग्मा जो है यहाँ पे सनलाइट को डिनोट करता है। अब AgBr को जब भी कंपोज करेंगे तो Ag अलग हो जाएगा, और Br जो होगा ना ये Br2 के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, लिखना नहीं बोलो याद करो, ये AgBr जो है यह इनिशियल स्टेट है। ये कौन सा स्टेट है हुआ, इनिशियल स्टेट है। और यहाँ पे ये Ag और Br2 ये दोनों जो है इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे फाइनल स्टेट कह देंगे। अब यहाँ पे मेनली बात देखा जाए कि अभी इनिशियल से फाइनल में जब चेंज हुआ है, इसका मतलब कि अब इसे फिर फाइनल से अगर इनिशियल में कर देते हैं
तब इसे हम रिवर्सेबल कह देंगे। फाइनल तो सर यही लग रहा है। अगर फाइनल से हम इनिशियल में नहीं चेंज किए तो ये रिवर्सेबल नहीं कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे AG प्लस Br2 ये आयोनिक कंपाउंड भी कहलाएगा। याद कीजिए आप लोग, Ag के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव और Br के ऊपर क्या होता है निगेटिव होता है। तो ये दोनों कंबाइन होगा तो ये बना देगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये सॉल्ट कहलाएगा। और आप लोग याद कीजिए कि जितने भी सॉल्ट कंपाउंड होते हैं, सॉल्टी कंपाउंड होते हैं, सभी के सभी आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। 10th क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में लिखाया गया होगा, सॉल्ट्स जो होता है उसके नीचे नोट के रूप में लिखाया गया होगा कि ऑल सॉल्टी कंपाउंड आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक कंपाउंड बिकॉज they are formed by the combination of positive and negative ions। इसका मतलब क्या होता है कि सभी लवणीय यौगिक और सभी सॉल्टी कंपाउंड जो होते हैं ना आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि सभी ये सॉल्टी कंपाउंड जो होते हैं ना ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन द्वारा बने होते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकालिए आप लोग गूगल कि ये हो गया, ये वहां पे कौन सा स्टेट था फाइनल स्टेट ना था ये, तो ये हो गया यहाँ पे फाइनल। और फाइनल को हमने जब कंबाइन किया तो ये फिर से इनिशियल स्टेट आ गया कि नहीं, ये फिर से यहाँ पे इनिशियल स्टेट आ गया। ये कहलाएगा रिवर्सेबल मेथड कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत है अब आप लोगों को? तो यही रहा इसका एग्जाम्पल। तो एक और एग्जाम्पल आप लोग नोट कीजिए बुआ। भाई लोग हम लोग पढ़ाई करते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको इरेज किया जाए। आप लोग तो लिख ही लिए होंगे सब कोई, तो इसको मिटाने से क्या फायदा है? क्यों ना हम इसी को कुछ कुछ बना दे रहे हैं, आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही ना रहेगा प्रोसेस। यहाँ पे जो है ना अब इरिवर्सेबल के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे। डू नॉट, यहाँ पे कंपोनेंट के बाद यहाँ पे लगा देंगे डू नॉट रिवर्स इन इनिशियल स्टेट। What happens? कौन आया? हेलो But आपको मोबाइल को जल्दी अब यहाँ पे चलिए स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को जानना है इरिवर्सेबल के बारे में हम लोग को जानना है। तो हम देखिए जैसे आप लोगों को रिवर्सेबल के बारे में हम बताए हैं कि अगर कोई कंपोनेंट हो गया, अब उस कंपोनेंट को इनिशियल स्टेट से फाइनल में चेंज करते हैं और फिर फाइनल से अगर इनिशियल में चेंज हो गया तो उसे तो हम लोग रिवर्सेबल हम लोग बोल देंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इरिवर्सेबल। तो इरिवर्सेबल ये कहता है कि अगर कोई कंपोनेंट है और उसका कुछ इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट से चेंज हो गया, किस चीज में चेंज होगा हुआ? फाइनल स्टेट में चेंज होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हम लोग फाइनल स्टेट, ये हो गया। तो ये तो फर्स्ट स्टेप इसका कहलाएगा। अब वही बात करते हैं कि अगेन अब फिर से अगर हम चाहें कि फाइनल स्टेट से चेंज होकर फाइनल स्टेट से चेंज हो जाए किस में? इनिशियल में। तो अगर इनिशियल स्टेट में चेंज ये नहीं होता है तब जाके हम लोग इसे क्या कहेंगे? इरिवर्सेबल कहेंगे। अगर ये चेंज हो गया
तो उससे हम लोग रिवर्सेबल कह देंगे, लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ तो उससे हम लोग इरिवर्सेबल कह देंगे। अब इसके एग्जांपल के बारे में स्टडी करें हम लोग। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग कि जैसे हमारे पास मिल्क है। अब ये जो मिल्क यहाँ पे हम रखे हुए हैं, इस मिल्क में थोड़ा सा फ्यू कॉर्ड मिला देते हैं। कॉर्ड मीन्स क्या होता है? दही होता है। थोड़ा सा दही मिला दिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि मिल्क जो हुआ ना पूरा तरह से चेंज हो जाता है। अब किस चीज में होता है चेंज? तो कंप्लीटली कॉर्ड बन जाता है, मतलब पूरी तरह से दही बन जाता है। लेकिन अगर वही बात करें कि ये मिल्क और फ्यू कॉर्ड जो है ये दोनों किस स्टेट में है? इनिशियल स्टेट में है। इनिशियल स्टेट से या किस चीज में चेंज हो गया? फाइनल स्टेट में हो गया। अब यहाँ फाइनल स्टेट हो गया। अब हम चाहे कोई भी उपाय कर ले, किसी भी उपाय के द्वारा हम फिर से कॉर्ड को मिल्क के रूप में नहीं ला सकते हैं। ये कहलाएगा इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं। जैसे मेरे पास मिल्क है, ओके। अब इस मिल्क को हम किसी विधि द्वारा हम लोग इसे चीज बना दिए। चीज भी क्या होता है? पनीर होता है। और फिर क्या हम लोग चाहेंगे, देखिए चेंज न किए हैं, अगर फिर हम लोग चाहें कि इसी चीज को फिर से चेंज करके हम लोग किस चीज में चेंज कर दें? मिल्क बना दें, तो ये संभव है? ये संभव नहीं है, ये गलत है। तो इसका मतलब ये मिल्क को जब पनीर में चेंज कर देंगे फिर पनीर से हम लोग मिल्क में नहीं बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग इरिवर्सेबल कहेंगे। ओके, आप लोग इसको उतारिए लोग तब तक। चलो, तो इतना तो लिख लिए होंगे आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत हुआ नहीं आप लोगों को। अब आप बोले इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? आपको हुआ? आपको हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये समाप्त किए। याद कीजिए, हम आप लोगों को बता रहे थे एबिलिटी के बारे में, अर्थात क्वांटिटी, राशि के बारे में। याद है कि नहीं? एक हम आप लोगों को बताए हुए थे स्टेट क्वांटिटी और एक बताए हुए थे पाथ क्वांटिटी। आपको याद है? तो स्टेट क्वांटिटी के बारे में हम आप लोगों को बताए थे, इट इज द दैट क्वांटिटी ऑफ सिस्टम which depend upon the nature of system। अर्थात ये स्टेट क्वांटिटी जो होता है ना वो नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन पाथ क्वांटिटी जो है ना उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो रास्तों पे डिपेंड करता है, माध्यमों पे डिपेंड करता है। स्टेट क्वांटिटी होता है ना वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, मतलब साइज पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर डिपेंड करता है। लेकिन पाथ क्वांटिटी जो है ना वो पाथ, रास्ता, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे काम बताया था हम आप लोगों को, वर्क। जैसे हम यहाँ से स्टेशन चले गए और आप यहाँ से हाजीपुर चले गए, तो हमसे ज्यादा काम तो आप ने किए क्योंकि आप हाजीपुर गए। हाजीपुर इज अधिक दूर है देन स्टेशन, समझे आप लोग? तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग डिस्टेंस जो कवर किए वो ज्यादा कवर किए, तो जितना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा, और जितना ही कम डिस्टेंस कवर कीजिएगा उतना ही कम वर्क डन होगा। तो इसलिए कहा गया कि पाथ जो होता है, पाथ क्वांटिटी ऑफ सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन वही हम बात करते हैं स्टेट क्वांटिटी ऑफ सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट, मास, स्टेट, दैट मींस इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इसी पर डिपेंड करता है। समझ में आया आप लोगों को? अब वही बात करते हैं, अब वही स्टेट में आप लोगों को बताए हुए थे एग्जाम्पल के रूप में
वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब एग्जाम्पल में हम आप लोग को बताए हुए थे ना। तो उसी में एक और चीज लिखा है, आप ये तो बहुत अच्छा से जानते हैं, वॉल्यूम जानते हैं, टेम्परेचर जानते हैं, एनर्जी जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं आप लोग, उसकी डेंसिटी जानते हैं, दाब जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं आप लोग, नो टेंशन। तो आप लोग यहाँ पे देखिए लो, तो हम लोग सबसे पहला स्टडी करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी, जिसकी हिंदी तो बहुत आसान होती है, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, तो ये हम लोगों का इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अभी इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होती है, इसमें जो भी कुछ पढ़ना है ना हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, इसी तीनों से संबंधित हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे ये करें कि इंटरनल एनर्जी, हमारे कहने का अर्थ है कि किसका इंटरनल एनर्जी, किसका इंटरनल एनर्जी, तो सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम के अंतर्गत ही ना कोई फंक्शन होता है, कोई काम होता है। हम यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने रूम में, क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए सिस्टम क्लासरूम ही ना होगा ना। तो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं मतलब सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, हम तो सराउंडिंग में पढ़ा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम जो होता है ना, ये एक टाइप का यहाँ पे देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगा। हमारे कहने का अर्थ है कि अंकित सर का सिस्टम है, अर्थात यह हमारा क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं, हमको छोड़कर तो कोई और तो नहीं पढ़ाता यहाँ पे। हाँ, तो ये स्पेशली अगर देखा जाए तो स्पेसिफाई किया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ अंकित सर का सिस्टम है, इसमें अंकित सर पढ़ाते हैं, हो गया। अब यहाँ पे चलिए लोग देखा जाए, अब इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है, उसी एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब जैसे, अब उसको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, अब यहाँ देखिए, ओके। अब इस मार्कर की बात करते हैं, तो ये मार्कर भी एक सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि इस मार्कर के अंदर और भी सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके द्वारा फंक्शन होता है। अगर इस मार्कर में से रिफिल को निकाल लिया जाए तो इसके द्वारा कोई फंक्शन होगा? कोई फंक्शन नहीं होगा, यूजलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसे भी क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। अब इसके अंदर जितना भी सारा एनर्जी है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी कहेंगे। इसका मतलब द सम ऑफ टोटल एनर्जी विच आर लिव इन दिस सिस्टम आर नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। हमको इंग्लिश आ गया इसका? यस सर। हाँ, तो वही बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, हंस लीजिए। तो वही बात करते हैं यहाँ पे कि इस सिस्टम के अंतर्गत सारे एनर्जियों का कुल योगफल इस सिस्टम का आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं कौन कौन सा एनर्जी इसके अंतर्गत हो सकता है। तो जितने भी सारे मैटर्स हैं वो मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं कि नहीं, अर्थात एटम के मिलने से बने होते हैं। तो आप लोग 9th क्लास में स्टडी किए होंगे कि जॉन डाल्टन साहब ने कहा था, ऑल थिंग्स दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। दैट मीन्स वी कैन से दैट all non-living things contains many या more amount of atoms. A few या a small non-living things contains कई अरब एटम्स। ओके, देखिए वही बात कर रहे हैं कि छोटी सी वस्तु है ना, वो मेनी इनफाइनाइट एटम्स को कंटेन करके रखती है। इस मार्कर की बात करते हैं तो ये मार्कर के अंतर्गत कई अरब एटम्स होंगे, और एटम का साइज जो होता है ना, बहुत छोटा होता है। एटम इज द वेरी टिनी पार्टिकल्स, दैट मींस वी कैन से दैट द साइज ऑफ एटम इज 1 नैनोमीटर व्हिच इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो इस प्रकार देखा जाए कि एक एटम का एवरेज साइज अगर देखा जाए तो वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अब 10⁻⁹
10⁻⁹ को हम लोग 1 नैनो कहते हैं। मीटर का मीटर, 1 नैनोमीटर इसकी साइज होती है। इतनी छोटी होती है कि हम लोग इसको देख नहीं सकते। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? 1/1 पे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। इसका मतलब 1 मीटर लेंथ को हम 1 अरब भाग में बांटेंगे। 1 अरब भाग बांटने पर जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे बुआ? एटम कह देंगे। आगे समझ में इतना? तो अब देखिए, अब हत्ते चाकन इतना साइज की अगर कोई वस्तु है, अगर उसको 1000 भागों में बांटते हैं तो हत्ते मिलेगा कहीं इतनी इतनी सा। और फिर इसको भी 1000 भाग में बांटिए, आपको दिखाई नहीं देगा। अब यह तो बहुत दूर है, कई लाख दूर है ये। तो सोचिए एटम कितनी छोटी वस्तु होती है कि हमें दिखाई तक नहीं देती है। उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब इसकी खोज जॉन डाल्टन ने कर दी। अब अपने आप को वो जादू समझ ले कि हम जादू है। तो ऋतिक रोशन का नहीं है, कोई मिल गया तो उसी में का अपने आप को जादू समझ लिए और फटाफट थ्योरी देने लगे। अब इतना थ्योरी दिए मर दिया, इतना थ्योरी दिए कि बाद में जाके सारा गलती हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि एटम को हम लोग देख नहीं सकते, ये बात सही थी उनकी। उसी में कहा कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात गलत हो गई। वो सब उसी से पे घटाएंगे उस तो इतना जानिए, तो ये एटम के मिलने से न बनी हुई है। अब इसमें एटम एक दूसरे से अटैच है कि नहीं? तो किसी न किसी ऊर्जा द्वारा ही ना अटैच होंगी। तो उसे हम लोग कूलम्बिक ऊर्जा एनर्जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कूलम्ब साहब ने ही कहा था कि जब दो वस्तु आपस में अट्रैक्ट होती है तो वहां पे एक तरह की ऊर्जा काम करती है जिसे कहते हैं एक तरह का फोर्स काम करता है जिसे कहते हैं कूलम्बिक फोर्स, जो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो उसी को हम लोग कूलम्बिक एनर्जी कहते हैं। ओके, और आप लोग जानते हैं किसी भी स्टेट में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपोनेंट हो, उसके पार्टिकल मोशन में हमेशा रहते हैं। सॉलिड में हो तब, लिक्विड में हो तब, गैस में हो तब। तो ये तो सॉलिड है, तो इसमें तो इंटरनल स्पेस तो है नहीं। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है इसमें? सॉलिड के अंदर पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। इसका मतलब पार्टिकल्स जो होंगे ना, ये अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते होंगे, तो उसी को कहते हैं वाइब्रेटिंग एनर्जी, कंपन ऊर्जा कहा जाता है। अब कुछ पार्टिकल्स रोटेट करते होंगे तो उसे हम लोग रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। कुछ पार्टिकल्स आपस में रिएक्शन करते होंगे तो उसे हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एनर्जी इसमें लगते हैं। तो उन सभी एनर्जी का टोटल सम जो होता है उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए लोग, अब इंटरनल तो इतना हो गया। अब कहा जाए कि इस मार्कर के अंदर जितना भी एनर्जी है टोटल को कैलकुलेट कीजिए, तो क्या संभव है कैलकुलेट करना? नहीं, संभव नहीं है। एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो निकालना संभव है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन SI यूनिट या इन CGS यूनिट या एनी यूनिट इज इम्पॉसिबल। अर्थात वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कौन से पार्टिकल के अंदर कौन एनर्जी उपयोग हो रहा है, यूज हो रहा है, क्या हमको मालूम है? नहीं मालूम है। इसमें कई अरब खरब एटम है, कौन एटम कौन एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है कौन जानता है? इसमें कोई नहीं जानता है। अब सबको डिकम्पोज कीजिए, डिकम्पोज करने के बाद उसमें देखिए कि हाई एटम हाई एनर्जी उपयोग कर रहा है, हाई कर रहा है, तो अब जाकर कहीं हो सकता है निकाले कि एनर्जी भी कम बेस होते रहती है ना सराउंडिंग की वजह से। अगर अधिक टेम्परेचर आ गया तो एनर्जी अब बढ़ गया, अगर वहीं डिक्रीज हो गया टेम्परेचर तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एनर्जी को चेंज करना हो तो 3 तरह के नियम अपनाया जा सकता है। पहला नियम क्या होता है कि या तो
उसे हीट कीजिए, टेम्परेचर दीजिए। जितना ही ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा एनर्जी उतना ही बढ़ेगा। तो एनर्जी तो चेंज हुआ वहां पे। या अगर एनर्जी को कम करना है तो वहां से टेम्परेचर को रिमूव कीजिए, टेम्परेचर को निकालिए। अब जैसे टेम्परेचर को निकालिएगा तो उसके पार्टिकल जो मोशन में रहेंगे वो स्लो हो जाएंगे, उसका एनर्जी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो पहला नियम क्या होता है कि टेम्परेचर के कारण एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। एनर्जी कैन चेंज with the help of temperature. That means we can say that when energy is increases, then as well as temperature is also increased. इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब उसके साथ साथ टेम्परेचर भी को बढ़ाया गया था ना। अगर वही एनर्जी कम हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर उसके अंदर का कम हो रहा है। एक नियम तो ये हो गया। दूसरे नियम की बात ये होती है कि जैसे ये मार्कर हो गया, कुछ भाग काट के निकाल लीजिए और इसमें से कुछ भाग को काट के निकाल देंगे तो अब इसी के अंदर ना इंटरनल एनर्जी होगा। इतना तो कम हो गया कि नहीं, तो एनर्जी कम हो गया। या अगर एनर्जी को बढ़ाना है तो कुछ और ही भाग जोड़ दीजिए, एनर्जी बढ़ गया। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है कि या तो हम इस सिस्टम पर काम करें, अगर सिस्टम पर और काम करते हैं तो और एनर्जी बढ़ेगा, या तो इस सिस्टम द्वारा कोई काम किया जाए। अगर सिस्टम द्वारा कोई काम करते हैं तो एनर्जी क्या होता है, कम होता है। ओके, अब जैसे इसी मार्कर के एग्जांपल लेते हैं। अब हम इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अर्थात इंक उठाए, इंक को भर रहे हैं, तो अच्छा चलेगा कि नहीं मार्कर, एनर्जी ज्यादा हो गया। अब हम इस सिस्टम के द्वारा काम करने लगे, लिखने लगे तो इंकुआ कम होगा कि नहीं, इसका मतलब एनर्जी कम हो गया। तो ये तीन तरह से हम लोग एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, तीन तरह से एनर्जी को डिक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई सिस्टम है। अब ये सिस्टम जो हो गया ये इनिशियल स्टेट कहलाएगा। अब यही सिस्टम चेंज हो गया और यही दूसरा सिस्टम यहाँ पे आ गया। ओके, देखिए इंटरनल एनर्जी को U के द्वारा या E के द्वारा डिनोट करते हैं। अब ये जो पहला सिस्टम है, सिस्टम A, सिस्टम B, ठीक है। अब सिस्टम A के अंदर जो एनर्जी है उससे हम लोग U1 कह देंगे, इनिशियल एनर्जी हो गया। और सिस्टम B के अंदर जो एनर्जी है इसे क्या कर देंगे, U2 कह देंगे। अब कहा जाए कि सिस्टम A से सिस्टम B में एनर्जी तो चेंज हुआ है ना। अगर एनर्जी चेंज नहीं हुआ रहता तो U1 ये भी रहता, U1 ये भी रहता, U2 नहीं लिखते हम लोग। चेंज हुआ है तब ना U2 लिखे हैं। अब राम रहीम, तो राम कहने का अर्थ हुआ ये दूसरा व्यक्ति है, रहीम कहने का अर्थ हुआ दूसरा व्यक्ति है। अगर ये भी राम रहता, ये भी राम रहता तो हम कहते हैं कि ये दोनों राम है। लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ ना, इसलिए U1 U2 कहे हम। अब ये पूछा जाए कि चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी जो है ना, चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल मतलब U2 माइनस इनिशियल U1 ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। अब एनर्जी दो तरह से चेंज हो सकती है, थोड़ा सा चेंज हो सकती है या ज्यादा चेंज हो सकती है। अगर थोड़ा सा एनर्जी चेंज हुई बहुत कम तो उसे D के द्वारा डिनोट करेंगे, DU। अगर ज्यादा एनर्जी चेंज हुई तो उसे डेल्टा द्वारा डिनोट करेंगे, डेल्टा U कहेंगे। तो DU या डेल्टा U बराबर क्या होता है, U2 माइनस U1 हो जाएगा। तो ये जो हो गया ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, किसके लिए है, तो फिजिकल के लिए है। अब केमिकल की बात करते हैं कि केमिकल के अंदर कैसे चेंज होता है। तो आप लोग जानते हैं कि केमिकल जो होता है ना वो रिएक्शन पे बेस्ड रहता है। दैट मीन्स हमारे कहने का अर्थ हुआ कि अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स
के द्वारा ही ना उत्पाद बनता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे आर के द्वारा, इसे पी के द्वारा हम लोग डिनोट करेंगे। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे करते हैं कि अब देखिए आर के अंदर एनर्जी होगा, पी के अंदर तो एनर्जी होगा ना, लेकिन दोनों में एनर्जी चेंज रहेगा। ये U1 हो जाएगा, जैसे U1 नहीं अब UR कहा जाएगा, आर मतलब अभिकारक हो जाएगा। ऐसे हम लोग यूपी कहेंगे, उत्तर प्रदेश मत कहिएगा आप लोग। ये यूपी मतलब उत्पाद के अंदर की एनर्जी। अब सिंपल में अगर ये कहा जाए कि थोड़ा सा चेंज हुआ है तो DU, या ज्यादा चेंज हुआ है तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? UP माइनस UR हो जाएगा। ये रहा केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो चेंज हुआ वो। तो अभी सिर्फ आप लोगों को ओरल समझाए हैं, अभी इसके बारे में लिखा ना, अभी आधा ही समझाएं, आधा बाकी है। तो हम देखिए पहले ही बता चुके हैं हम आप लोगों को कि इस चैप्टर में हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगा के सोचना है, समझना है, लिखना है कम, समझना है ज्यादा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग IIT JEE मेंस इस सब का अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा। 2 नंबर 2 नंबर 4 नंबर का आएगा, क्योंकि वो पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है, दोनों में आता है वो बात ये। तो इस प्रकार जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कम लेकिन बहुत लंबता है। ये सिर्फ अगर कॉपी में लिखाना स्टार्ट करें तो 3 दिन में लिखा कर खत्म कर देंगे हम, अर्थात खूब लिखाया जाएगा तो 18 पेज से 20 पेज में खत्म। लेकिन समझने के कारण जो है ना इसमें समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आप लोग जो है वो यहाँ तक खूब अच्छा से स्टडी किए आप लोग, इसके बारे में तो हम समझाएं, आप लोग भी खूब अच्छा से याद रखिएगा इसको कि हम किस तरह हमें समझाए थे, इसके बारे में लिखाएंगे कल। और ऑनलाइन वाले लोग अब फी आप लोग जमा कीजिए, अब फी नहीं जमा करेंगे आप लोग तो वीडियो यूट्यूब को अब अपलोड नहीं करेंगे, अनलिस्टेड कर देंगे, अर्थात हम जिसके पास लिंक भेजेंगे वही देख सकता है, जिसके पास लिंक नहीं भेजेंगे वो नहीं देख सकता है। और एक और बात कि 12th क्लास का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सरस्वती पूजा का जस्ट बाद स्टार्ट होगा। तो आप लोग भी अब सब कोई मोतिहारी आ जाए, या जो 12th क्लास स्टडी करना चाहता है ऑनलाइन ही तो हमारे व्हाट्सएप पर बात करें, कांटेक्ट करें, फिर बात करेंगे उससे। ओके बोलो।